तो जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है, आज के टाइम पे हर किसी के पास इक्विपमेंट्स है अपने घर पे और वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन आप एक रियल प्रोड्यूसर, एक एक्चुअल प्रोड्यूसर कैसे बन सकते हैं 2021 में, और आप खुद को डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं मासेस में से, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आगे बने रहिएगा। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है शुभराज, ड्रीम आर्ट रिकॉर्ड से, और आज आप देख रहे हैं मेरा वीडियो जहां पे मैं आपको बता रहा हूं 5 टॉप टिप्स किस तरीके से आप एक रियल प्रोड्यूसर बन सकते हैं 2021 में। इसके अलावा इस चैनल पे मैं बनाता हूँ ढेर सारे म्यूज़िक मेकिंग वीडियोस, म्यूज़िक मेकिंग ट्यूटोरियल्स, ढेर सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियो और बहुत सारे गियर रिव्यूज़। तो अगर आपको म्यूज़िक के बारे में सीखना है, म्यूज़िक बनाना सीखना है, या फिर आपको नए टेक्नोलॉजी के बारे में जानना है, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले 2 और चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरा नया गाना आ चुका है जिसका नाम है खोया रहूं। आप जाके ऊपर के बटन को दबा सकते हैं, ये आपको लेके जाएगा मेरे दूसरे चैनल पर। आप गाना सुन सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, प्यार दिखा सकते हैं। इसके अलावा मेरा 20 डेज ऑफ ऑडियो इंजीनियरिंग एंड म्यूज़िक प्रोडक्शन कोर्स के रजिस्ट्रेशंस अब खुल चुके हैं। तो अगर आपको म्यूज़िक के बारे में सीखना है मुझसे लाइव क्लासेस में, तो आप जाके एनरोल कर सकते हैं। हमारे पास सिर्फ 10 सीट्स हैं, जल्दी से फिल हो रही हैं, तो आप एनरोल कर सकते हैं खुद को, ताकि आप उन 10 सीट्स में से एक सीट ऑक्यूपाई कर सकें। तो एज अ प्रोड्यूसर ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपको पोटेंशियल समझना होता है कि गाने में कितना पोटेंशियल है। जो आप लिख रहे हैं, जो आपकी मेलोडी है, जो आपका कॉर्ड स्ट्रक्चर है, जो आपका धुन है, उसमें कितना पोटेंशियल है। क्या वो अच्छा मेलोडी है या वो बुरा मेलोडी है। क्या आप इस भरोसे बैठे हैं कि हम जब बाद में रिकॉर्डिंग करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, तब चीज़ों को इम्प्रूव करेंगे। अगर आप इस थॉट से चल रहे हैं तो शायद आप गलत जा रहे हैं। वेदर आप कोई ऐसे प्रोड्यूसर हो जो हर कोई सैम्पल साउंड्स का इस्तेमाल करते हैं और सिर्फ कंप्यूटर के अंदर ही म्यूज़िक बनाते हैं, या फिर आप एक क्लासिक कंपोज़र हैं जो अपने पियानो पे लिखते हैं या फिर गिटार्स पे लिखते हैं, आपकी जो मेलोडी है, बहुत हाई चांसेस है कि जो आप इनिशियल मेलोडी बना रहे हैं, जो आप शुरुआत में मेलोडी बना रहे हैं, अगर उसमें दम नहीं है, अगर उसमें पोटेंशियल नहीं है, तो बाद में भी जाके वो गाना अच्छा साउंड नहीं करेगा। तो इस पोटेंशियल को समझना बहुत ज़रूरी है एज अ प्रो प्रोड्यूसर। ना हमारे साथ क्या होता है कि हम यूजुअली अपने गाने के साथ बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं, और हम कुछ बनाते हैं तो सोचते हैं भाई डिलीट नहीं करेंगे, डिलीट क्यों करेंगे, हमने बनाया है इतनी मेहनत से। अगर आपके बेसिक मेलोडी में पोटेंशियल नहीं है, दम नहीं है, तो शायद आपको उस प्रोजेक्ट को डिलीट करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि जब तक आप उस प्रोजेक्ट को डिलीट नहीं करेंगे, आप अगले प्रोजेक्ट पे मूव नहीं हो पाएंगे, और शायद जो अगला प्रोजेक्ट जो बेटर हो सकता था उसके चांसेस भी कम हो जाएंगे बेटर होने के, क्योंकि आपने ज़्यादा टाइम इस प्रोजेक्ट में यूज़ कर दिया होगा जो बेसिकली जिसमें कोई पोटेंशियल नहीं है ना। एक छोटा सा टिप है कि जो प्रो प्रोड्यूसर्स है, जो बड़े प्रोड्यूसर्स है, वो हमेशा इसके बारे में बात करते हैं। इवन सलीम सुलेमान इसके बारे में बात करते हैं कि आपको डिलीट करने से घबराना नहीं चाहिए। अगर उस मेलोडी में दम नहीं है, अगर इस आइडिया में दम नहीं है, तो डिलीट करो भाई, आगे बढ़ो, क्योंकि डिलीट के लिए आपको हिम्मत चाहिए होती है मेरे भाई। तो दूसरा पॉइंट है, जो भी आप म्यूजिक बना रहे हैं, नो मैटर व्हाट, आपको एज अ बैंड सोचना चाहिए, उस म्यूजिक को एज अ रियल बैंड सोचना चाहिए। ना ये बात मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है कि बहुत सारी चीज़ें होती है प्रोडक्शन में जो रियल में शायद सेम करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप जितना हो सके आपको उतना क्लोज बनाना चाहिए। क्या मतलब है मेरा, अगर आप एक 4 पीस बैंड है और आपके पास एक ड्रमर है, एक बेसिस्ट है, एक सिंथ बजाने वाला बंदा है और आप वोकलिस्ट हैं, आपको ऐसी चीज़ें प्रोग्राम नहीं करनी चाहिए, आपको ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस नहीं करनी चाहिए जो शायद आप लाइव पे दोबारा रिप्रोड्यूस नहीं कर पाए। रीज़न बीइंग वेरी सिंपल, जब आपको लोग सुनेंगे, जब आपको ऑडियंस सुनेंगे, तो वो एक्सपेक्ट करेंगे कि वो साउंड आप बना सके लाइव स्टेज में भी, या फिर जब आप लाइव परफॉर्म कर रहे होंगे। लेकिन अगर आप वो साउंड लाइव पे बना ही नहीं पा रहे हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है, जिसकी वजह से मेरे ख्याल से आपको हमेशा एज अ बैंड सोचना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको SFX इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको
सिंथेसाइजर्स यूज़ नहीं करने चाहिए, या फिर जो आपके बैंड में नहीं है वो यूज़ नहीं करना चाहिए। बट हर चीज़ की एक लिमिट है, एक थिन लाइन है। और किसी को पसंद नहीं है कि आप एक बहुत इलेक्ट्रॉनिक साउंड कर रहे हैं अपने एल्बम्स में जो आपने रिकॉर्ड किया है स्टूडियो पे, और जब आप लाइव करते हैं तो आप एक एकूस्टिक सिंगर हैं। तो ये बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी है, ये बिल्कुल विपरीत है, जो मेरे ख्याल से आपको अवॉइड करना चाहिए। एज अ प्रोड्यूसर आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप नो मैटर जो भी साउंड का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप हमेशा उसको एज अ बैंड सोच रहे हैं। पॉइंट नंबर 3 है, आपको नए तरीके ढूंढने चाहिए चीज़ करने के लिए। मेरी बात समझिए कि बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जो चाहते हैं कि वो अरिजीत सिंह की तरह साउंड करे या फिर वो जॉन मेयर की तरह साउंड करे। नाउ ये बुरी बात नहीं है, ऑफ कोर्स इंस्पिरेशंस, हर किसी के इंस्पिरेशंस होते हैं। मैं भी बहुत लोगों को सुनता हूँ, आप भी बहुत लोगों को सुनते हैं। लेकिन जब तक आप अपने फ्लेवर्स उस पर नहीं डालें, जब तक आप अपना टेस्ट उसमें मर्ज नहीं करें, तो उस चीज़ का कोई मतलब नहीं बनता। आप सेम कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, और आपको बेसिकली नया तरीका ढूंढना होता है सेम चीज़ को करने के लिए। समझे मेरी बात, इस दुनिया में ऑलरेडी एक अरिजीत सिंह है, ऑलरेडी एक जॉन मेयर है। कोई बंदा नहीं चाहता कि और एक जॉन मेयर निकल के आए या फिर और एक अरिजीत सिंह निकल के आए। इससे कोई किसी को मज़ा नहीं आने वाला है, जिसकी वजह से आपको नए तरीके ढूंढने चाहिए ना। ऑब्वियसली लोगों ने बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी कर रखी है, और सम और द अदर वे आप शायद रिपीट ही कर रहे होंगे, लेकिन वो क्रिएटिव इनपुट जो है, जो आप अपनी तरीके से डाल रहे हैं, अपनी तरफ से डाल रहे हैं, वो डालना बहुत ज़रूरी है अपने इंस्पिरेशंस के साथ। सिर्फ अपने इंस्पिरेशंस को कॉपी करने के बजाय आप अपना टेस्ट उस पर डालें, आप नए तरीके ढूंढें चीज़ों को करने के लिए। अगर कोई माइक कर रहा है अपने स्नेयर किट को ऊपर से, क्यों ना आप एक्सपेरिमेंट करें और उसको माइक करने की कोशिश करें साइड से। जस्ट एन एग्जाम्पल, बट ऐसी चीज़ें आपको कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि किसी को नहीं पता जो चीज़ लोगों ने एक्सपेरिमेंट नहीं करी होती है, जो लोगों ने ट्राई नहीं करा होता है, वो लोगों को उनके बारे में नहीं पता होता है। तो शायद आप वो बन जाए जो एक्सपेरिमेंट करके बहुत अमेजिंग चीज़ें निकाल सकें। चौथा पॉइंट है, आपको हर चीज़ को एज अ इंस्ट्रूमेंट ट्रीट करना चाहिए। नाउ एक किक ड्रम सिर्फ किक ड्रम नहीं है जो आपके सैम्पल लाइब्रेरी में है, या फिर जो आपके DAW में है, या फिर जो एक्चुअली किक ड्रम है, बल्कि आप अगर अपने फ्रिज के दरवाजे को बंद करें, उसमें से भी एक सिमिलर साउंड आती है। आप अगर अपने डेस्क पे थंब करें, उसमें भी एक सिमिलर साउंड आती है। इवन आप अपने मुंह से भी एक किक ड्रम बना सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको हर चीज़ में वो साउंड ढूंढना पड़ता है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जैसे लास्ट पॉइंट में ऑलरेडी मैंने बताया कि रेपिटेशन बोरिंग होता है और आपको एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, न्यू वेज ढूंढने चाहिए चीज़ें करने की। इसी तरीके से जब तक आप ओपन है इस आइडिया को लेके कि आप हर चीज़ को, जितने भी मेरे पीछे जितने भी चीज़ें हैं, मैं हर चीज़ को एज अ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट ट्रीट कर सकता हूँ। मैं अपने चश्मे को, इस माइक को, हर चीज़ को मैं एज अ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट ट्रीट कर सकता हूँ ना। इससे फ़ायदा ये है कि आपको एक सेपरेट पर्सनलाइज लाइब्रेरी मिल जाएगी साउंड्स की। जब आप कलेक्ट करना शुरू करेंगे तो आपको अलग अलग किस्म के साउंड्स मिल जाएंगे जो पर्सनलाइज होंगे, सिर्फ आपके लिए टेलर मेड होंगे, जो सिर्फ आपके पास होंगे, किसी के पास नहीं होंगे। इसके अलावा आप जो अलग अलग साउंड्स हैं जिससे आप रेगुलरली एक्सपोज होते हैं लेकिन आप ध्यान नहीं देते, उन पे आप ध्यान देने लग जाएंगे। आप क्रिटिकल लिसनिंग करना लग जाएंगे, आप चीज़ों को सुनने लग जाएंगे, जो एक्चुअली में बहुत वैल्यूएबल हो सकता है एज अ म्यूज़िक प्रोड्यूसर। पांचवा और आखिरी पॉइंट है, आपको सीखना बंद नहीं करना चाहिए। सीखने का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी कोर्स में एनरोल करते हैं या फिर आप कोई यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लेते हैं, बल्कि आपको सीखना चाहिए जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, जो ऑलरेडी दिग्गज लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, उनके बारे में पढ़ो, उनके बारे में समझो, उनके बायोग्राफीज पढ़ो, उनको क्या माइंडसेट है उनका, किस तरीके से वो सोचते हैं, बेसिकली उनके लाइफ के बारे में आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपको जितनी चीज़ें मिलती हैं साउंड के रिलेटेड, ऑडियो के रिलेटेड, म्यूज़िक के रिलेटेड, आपको पढ़ना चाहिए। अपने सीन से बाहर आपको पढ़ना चाहिए, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि वो हमेशा, इवन फॉर द मैटर ऑफ लिसनिंग, जब आप किसी को सुनते हैं तो बहुत लोग ऐसे होते हैं कि मैं सिर्फ रैप गाता हूँ तो मैं सिर्फ रैप सिंगर्स को सुनता हूँ।
एज अ प्रोड्यूसर आप ऐसे नहीं सोच सकते, आपको ओपन टू ऑल होना पड़ता है, आपको हर चीज़ को सुनना पड़ता है, हर म्यूजिशियन को सुनना पड़ता है, वेदर आपके जॉनरा में से वो है या नहीं, वेदर वो आपका स्टाइल ऑफ म्यूज़िक है या नहीं, क्योंकि आपको इस बात को समझना है कि हर म्यूज़िक से आप कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। कहीं पे आप डू सीखते हैं जो आपको चीज़ें करनी चाहिए, कहीं पे आप डोंट सीखते हैं जो आपको चीज़ें नहीं करनी चाहिए, लेकिन सीखते ज़रूर हैं। इसके अलावा जो मुझे पर्सनली लगता है वो ये है कि आपको थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के बारे में भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम सबको पता है हम टेक्नोलॉजी की तरफ से बहुत एडवांस होते जा रहे हैं धीरे धीरे, और ये काफ़ी फास्ट पेस में हो रहा है। और अगर आप फ्यूचर को समझना चाहते हैं, फ्यूचर ऑफ म्यूज़िक को समझना चाहते हैं, तो आपको टेक्नोलॉजी को पढ़ना ज़रूरी है। इससे आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज़ें इम्प्लीमेंट हो सकती है, कौन सी चीज़ें शायद आ सकती है फ्यूचर में आपके म्यूज़िक में, कौन सी चीज़ें लोग अडॉप्ट करना शुरू कर सकते हैं। और अगर आप टेक्नोलॉजी को पढ़ना चाहते हैं तो बहुत सारे ऑनलाइन मैगजीन्स हैं, साउंड ऑन साउंड बहुत फेमस है, आप जाके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। शायद वो म्यूज़िकल नहीं है, शायद वो ट्यूटोरियल नहीं है, टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं है, लेकिन वहाँ से आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल सकता है ओवरऑल सीन के बारे में। तो ये थे मेरे 5 टिप्स जहाँ पे आपको बता रहा था किस तरीके से आप एक प्रो प्रोड्यूसर बन सकते हैं, किस तरीके से आप एक रियल प्रोड्यूसर बन सकते हैं 2021 में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, साइन आउट।